हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल में। आज हम बैंकिंग अवेयरनेस का जो स्टैटिक हमने स्टार्ट किया है उसका पार्ट 4 जो है उसको समझेंगे। तो पार्ट 3 में हमने टाइप्स ऑफ लोन्स के बारे में समझा था एंड बेसिकली हमने ये समझा था कि हम कैसे लोन को कैटेगराइज करते हैं सिक्योर्ड में और अनसिक्योर्ड में। अगर किसी लोन में कोलेटरल आ रहा होता है तो उसे हम सिक्योर्ड कहते हैं, और अगर किसी लोन में कोलेटरल नहीं आ रहा होता है तो हम उसे अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। तो आज उसी का डिस्कशन फर्दर करते हैं और लैंडिंग को थोड़ा और समझते हैं। तो इसमें दो पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो है एनपीए का एक कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में समझते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आप सबको बताया था कि बैंक का जो कोर बिजनेस होता है वो क्या होता है, वो डिपॉजिट लेना और आगे लैंड करना, और उस पर जो एक मार्जिन होता है इंटरेस्ट का वो बैंक कमाता है। इसलिए बैंक के लिए जो लोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैंक के लिए एसेट होता है। क्योंकि बैंक जब ये लोन किसी कस्टमर या किसी क्लाइंट को देता है तो ये इस होप में देता है कि इन फ्यूचर ये जो लोन का रीपेमेंट है वो ये इंडिविजुअल या एंटिटी हम लोग को वापस कर देगा, है ना, विद इंटरेस्ट। मतलब प्रिंसिपल भी करेगा और प्लस इंटरेस्ट भी करेगा। बट क्योंकि ये एक लोन है और एक किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ हिज बिजनेस या फिर ऑन द बेसिस ऑफ हिज सैलरी, ठीक है, जो मैंने आपको लोग को बताया था कि फाइनेंशियल देखा जाता है, लीगल देखा जाता है। तो फाइनेंशियल के बेसिस पे अगर कोई लोन डिसबर्स किया जा रहा है, क्योंकि पहला तो मेन वही चीज़ होता है ना, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी लोन की रीपेमेंट नहीं आए बैंक को वापस इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस। हो सकता है कि जो क्लाइंट है उसने लोन लिया था ये सोच के कि यार मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा, और उस जब बिजनेस बढ़ेगा तो उससे जो इनकम आएगा उससे मैं लोन को रीपे करूंगा। बट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन अब वो लोन को रीपे नहीं कर पा रहा है। लोन को रीपे नहीं कर रहा है का मतलब क्या है कि ईएमआई जो है वो लोन के रीपे नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में उस लोन को क्या कहा जाएगा, देखिए उस केस में लोन को जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि लोन क्या है, वो एक एसेट है और जब उससे ईएमआई नहीं आ पा रहा है उसका मतलब कि वो नॉन परफॉर्मिंग बन चुका है। सो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये जो ईएमआई है ये कितने दिनों तक नहीं आता है तो ये एनपीए बन जाता है। सो इट इज़ 90 डेज। मतलब अगर ईएमआई जो है पहले महीने में नहीं आया तो नो इशू, अगर सेकंड महीने में भी नहीं आया सो नो इशू, बट अगर थर्ड महीने में भी ईएमआई नहीं आती तो दैट इज एन इशू एंड देन दिस लोन बिकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है, फॉर अ लोन टू बी क्लासिफाइड एज एन एनपीए द बोरोवर मस्ट डिफॉल्ट ऑन अ पेमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, यूजुअली 90 डेज के बाद ही जो है वो एक एनपीए में कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मोर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब ज़्यादातर केसेस में यही क्लॉज होता है कि अगर 90 डेज से तक ईएमआई नहीं आया तो वो एनपीए में बदल जाता है। अब एनपीए के भी कुछ सब टाइप्स है। जैसे कि अगर ईएमआई जो है वो 12 महीने के अंडर है, मतलब लेस देन 12 मंथ्स है, तो उसे हम सब स्टैंडर्ड एनपीए कहते हैं। अगर जो है 12 महीने से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 12 महीने से ज़्यादा आ गया तो उसे हम डाउटफुल एनपीए में डाल देते हैं। इन कैटेगरीज का मतलब क्या है, जब वो सब स्टैंडर्ड एनपीए होता है तो इसका मतलब है कि बैंक को अभी भी उम्मीद है कि ईएमआई जो है वो आ सकता है। लेकिन जब एक एनपीए को डाउटफुल में कन्वर्ट कर दिया जाता है देन द रिकवरी इज डाउटफुल, मतलब कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एंड देन आफ्टर द डाउटफुल, जब बैंक इस चीज़ को समझ जाता है, कन्वेड हो जाता है कि नहीं, जो ये लोन है, जो ये एसेट है जो हमने डिस्बर्स किया है, इसका जो रिकवरी नहीं हो पाएगा, इसका जो ईएमआई का पेमेंट है वो नहीं आ पाएगा, अब हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है कि इसको हम रिकवर कर सके। क्योंकि अगर वो सिक्योर्ड है, मतलब अगर वो सिक्योर्ड है तो ठीक है, उसका कोलेटरल बेच के जो है वो वहाँ से रिकवर कर सकता है। बट अगर वो अनसिक्योर्ड है लेट्स सपोज, तो अगर अनसिक्योर्ड है उसमें क्या है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता बैंक, है ना, वो प्रॉपर्टीज को बेच ही नहीं सकता। तो देन दिस इज कॉल्ड लॉस एनपीए, और यहाँ से रिकवरी नहीं हो पाएगी, है ना। लोन्स दैट आर कंसिडर अनकलेक्टेबल, नो अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड फ्रॉम देम, तो उसे हम लॉस एनपीए में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब एक्शन क्या ले सकते हैं बैंक इसमें, तो एक्शन क्या है कि अगर वो जेन्यून केस है, बट इफ़ इट इज़ अ जेन्यून केस, मतलब जेन्यून है कि बिजनेस चल नहीं पा रहा है, बिजनेस में दिक्कतें हैं एंड प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसलिए वो रीपे नहीं कर पाया, तो बैंक्स का एक्शन लेता है उसमें। उसमें क्या है कि अगर उसने सिक्योर्ड है, मतलब कुछ एसेट देकर रखा हुआ है, तो उस एसेट को बेचा जाएगा, ठीक है, और उससे रिकवरी की जाएगी। जो भी इंडिविजुअल एसेट उसने दिया, कोई प्रॉपर्टी या फ्लैट, बैंक को एज ए कोलेटरल है। अगर वो नॉट अ जेन्युइन केस है, मतलब इंटेंशन इशू है, जो जानबूझ के नहीं दे रहा, तो उस केस में क्या होता है
कि बैंक जो है वो रिकवरी का एफर्ट करता है, मतलब रिमाइंडर्स देगा, फॉलोअप लेगा बोरोवर से कि आप पैसे को रीपे करें, रीस्ट्रक्चर करता है लोन का वापस से अगर एलिजिबल है, मतलब उसके टेन्योर को चेंज करता है। मतलब अगर उसका टेन्योर लेट्स सपोज 10 साल का है तो उसको 20 साल का कर देता है। क्यों? क्योंकि जो ईएमआई 10 साल में आएगी वो ज़्यादा होगी और उसका ईएमआई बर्डन कमाने के लिए क्या करता है, उसको 20 साल का कर देता है, मतलब रीस्ट्रक्चर करता है। फिर उसको सेटलमेंट ऑफर देता है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत एक OTS करके स्कीम होता है जिसमें बैंक जो है वो बोरोवर को सेटलमेंट ऑफर देता है कि आपका लोन अगर 100 करोड़ का है तो हम आपको सेटलमेंट ऑफर दे रहे हैं कि आप 60 करोड़ पे करिए और आपका जो लोन है वो हम कंप्लीट मानेंगे और उसका आपके सिविल से हम उसे उठा देंगे। क्योंकि जो भी आप लोन लेते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ कितने भी आप जो लोन लेते हो, जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल है, पर्सनल लोन लिया, बिजनेस लोन लिया, उस सबका जो कैलकुलेशन है वो सिविल में दिखता है। ठीक है, तो अगर आपको लोन जो है वो अपने सिविल से उठाना है तो अगर आप रीपे भी नहीं कर पा रहे हो, ईएमआई भी नहीं दे पा रहे हो, तो आप OTS स्कीम को अपना सकते हो। बैंक ये ऑफर करता है और इसके तहत अगर जो भी लोन का अमाउंट है अगर 100 करोड़ का है तो बैंक डिस्काउंट देता है 40%, कभी कभी 50% तक डिस्काउंट देता है और उसके तहत आप पूरा का पूरा लोन अपने सिविल से उठा सकते हो, मतलब अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे मुक्त हो सकते हो। अगर ये भी नहीं हो पाता, मतलब वो OTS के लिए भी नहीं मान रहा, ठीक है, वो रिस्ट्रक्चर बैंक ने कर दिया, स्टिल वो रिस्ट्रक्चर के लिए भी नहीं मान रहा, देन बैंक के पास एक राइट है लीगल एक्शन लेने का। लीगल एक्शन के तहत बैंक के पास एक एक्ट होता है, सरफासी एक्ट। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में भी थोड़ा समझेंगे। तो इस राइट होता है, मतलब सरफासी एक्ट में बैंक को एक राइट दिया गया है कि बैंक कैन सीज एंड ऑक्शन द सिक्योर्ड एसेट विदाउट द कोर्ट इंटरवेंशन। ठीक है, तो जैसे कि जब एक डॉक्यूमेंट होता है ना, उसमें ये प्रोविजन होता है जब भी सिक्योर्ड एसेट होता है। अनसिक्योर्ड में तो आप कुछ कर नहीं सकते, बैंक तो कुछ कर ही नहीं सकता। बैंक अनसिक्योर्ड में सिर्फ रिकवरी एफर्ट्स कर सकता है, मतलब रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, सेटलमेंट के लिए वो ऑप्शन दे सकता है और आगे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो सिक्योर्ड एसेट है, मतलब कोई कोलेटरल बैंक ने लिया है, तो उस केस में लीगल एक्शन और इन्फोर्समेंट एक्शन ले सकता है। मतलब क्योंकि जब लोन लिया जाता है तो वहां पे सरफासी एक्ट का एक क्लॉज होता है कि इन केस अगर आप लोन को रीपे नहीं कर सकते तो कैन सीज बैंक कैन सीज योर एसेट और ऑक्शन योर एसेट विदाउट द कोर्ट इंटरवेंशन, मतलब उनको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर है भी, मतलब कोई बड़ा लोन है, बड़ा कोई डिफॉल्ट हो गया, मान लो 100 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़, ठीक है, ऐसा इस तरीके का कोई अगर लोन का अमाउंट है तो उसमें भी जो यूजुअल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना, ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। ट्रिब्यूनल्स मतलब होते हैं फास्ट कोर्ट, मतलब जिसमें फास्ट डिसीजन आ सके, उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। तो बैंक्स के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है जहां पर बैंक जो है अपने को रिप्रेजेंट कर सकता है कि इस क्लाइंट का जो है हमने इनको लोन दिया था बट इससे ईएमआई नहीं आ पा रहा है, इसके अगेंस्ट हमारे पास सिक्योर्ड एसेट है और हम उसको बेचना चाहते हैं, तो इसका जो डिसीजन होता है वो जल्दी होता है इस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। इफ द बोरोवर इज अ कॉर्पोरेट बोरोवर, ठीक है, मतलब बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, मतलब कोई MNC है, जैसे कि मान लो इन्फोसिस ने ले लिया लोन, या फिर क्या बोलते हैं टाटा ने ले लिया, बड़े कॉर्पोरेट हाउस है, तो उस केस में वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में नहीं जाएंगे, देन दे विल गो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या फिर NCLT जो होता है ये भी एक ट्रिब्यूनल होता है, लेकिन ये किसके लिए होता है, कॉर्पोरेट बोरोवर्स या फिर जो बड़े टिकट MNCs होते हैं। ठीक है, तो क्या समझा कि अगर वो जेन्युइन केस नहीं है, उसके इंटेंशन इशू है, या फिर वो देना नहीं चाहता, उसके पास अभी पैसा है लेकिन स्टिल वो थोड़ा हिचकिचा रहा है कि यार मैं EMI इतना पे नहीं कर सकता, कोई भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि वो सोच रहा है कि यार मैं अगर इस लोन को दे दूंगा तो मैं अपने बिजनेस में पैसा नहीं लगा पाऊंगा, तो वहाँ पे रिस्ट्रक्चर के लिए मौका दे सकता है, सेटलमेंट के लिए मौका दे सकता है बैंक। अगर वो भी नहीं मानता और वो एक सिक्योर्ड एसेट है, मतलब सिक्योर्ड लोन है, तो वहाँ पे सरफासी एक्ट का इस्तेमाल कर सकता है, डेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है रिकवरी करने के लिए। और अगर वो कॉर्पोरेट हाउस MNCs को लोन दिया गया है और वहाँ से रिकवर करना है तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लगा के NCLT के तहत डिसीजन ले सकता है। ठीक है, फिर आता है सेलिंग द NPA, मतलब बैंक में सेल द NPA टू द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी सेल कर सकता है। अगर बैंक ये चीज़ नहीं करना चाहता, ठीक है, मतलब सरफासी एक्ट में नहीं जाना चाहता या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकता, तो वो अपने NPA को सेल भी कर सकता है। इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ ये किस तरीके से होता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, बैंक का नाम है XYZ, ठीक है, और इसने जो है 100 करोड़ का लोन दिया है एक किसी बिजनेस को, बिजनेसमैन को लोन दिया है, राहुल नाम है इसका, ओके, 100 करोड़ का लोन दिया है और राहुल जो है वो 3 महीने तक EMI को रीपे नहीं करता, तो 90 डेज के बाद ये क्या हो जाएगा, ये NPA बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 महीने तक ये क्या रहेगा, सब स्टैंडर्ड NPA रहेगा, मतलब अभी भी बैंक को ये उम्मीद है कि इसका पैसा जो है राहुल रीपे करेगा। फिर 12 महीने के बाद डाउटफुल हो जाएगा एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड जब बैंक को ये लगेगा कि नहीं इसका पेमेंट जो नहीं आ पा रहा है तो उसको लॉस NPA में डाल देगा। तो अगर ये जेन्युइन केस नहीं है, मतलब अगर ये जेन्युइन केस है, मतलब यार राहुल के पास सच में पैसा नहीं है, तो बैंक अगर वो सिक्योर्ड एसेट है तो बेच देगा,
है ना। और अगर ये जेन्युइन केस नहीं है, मतलब वो पैसे जो है उसके पास है बट वो उतना ईएमआई नहीं देना चाहता, तो वो लोन को रीस्ट्रक्चर करेगा या फिर क्या करेगा, ओटीएस स्कीम के तहत सेटलमेंट ऑफर करेगा। और अगर उससे भी बात नहीं मानी तो वो लीगल एक्शन लेगा सरफासी एक्ट के तहत। लेकिन अगर बैंक ये चाहता है कि यार मैं सरफासी एक्ट भी अप्लाई ना करूं, क्योंकि मेरे को लीगल प्रोसीडिंग्स में नहीं जाना, मुझे डेट ट्रिब्यूनल में भी नहीं जाना कि वहां पे जाके मैं क्या बोलते हैं सिफारिश लगाऊं कि या क्या है, मैं बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता, क्योंकि वो फास्ट होता है। मतलब अगर आपने नॉर्मल कोर्ट के प्रोसीडिंग्स की बात करो तो उससे वो फास्ट होता है, बट स्टिल इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग फॉर अ बैंक, क्योंकि उसको क्या है कि उसको धंधा करना है, उसको वापस से जाकर लोन और डिपॉजिट्स का काम करना, वो ये सारे केसेस में नहीं फंसना चाहता। तो उसके लिए उसके पास एक ऑप्शन होता है कि ये जो 100 करोड़ का लोन उसके बैलेंस शीट में दिखा रहा है, अगर वो चाहता है कि इस 100 करोड़ को अपने बैलेंस शीट से उठाना और प्रोसीडिंग्स में नहीं जाना चाहता, तो ये एनपीए किसी को सेल कर सकता है। सेल करके मतलब किसी एक कंपनी को सेल कर सकता है, जिसको हम ईआरसी कहते हैं, ईआरसी कहते हैं उनको, ये सेल कर सकता है। और ईआरसी फिर जो है रिकवर करेगा किससे, राहुल से। अब ये जब सेल कर रहा है तो एआरसी जो है वो तो उसी वैल्यू पे नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो उसी वैल्यू पे लेगा और राहुल से उसी वैल्यू से वो रिकवर करेगा तो एआरसी के लिए कुछ बेनिफिट तो है नहीं। तो बैंक क्या करता है, वो एनपीए जब होता है और वो सिक्योर्ड एसेट है, तो अगर सिक्योर्ड नहीं भी है, अनसिक्योर्ड भी है, तो ये जो 100 करोड़ है ये सस्ते में देता है, मतलब एट डिस्काउंट दे देता है। मतलब अगर 100 है तो 100 का 40 करोड़, मतलब 60 करोड़ पे एआरसी को दे देगा और एआरसी डायरेक्टली पेमेंट कर देगा इसको, बैंक को 60 करोड़। फिर ये जो भी हेडेक है मतलब रिकवरी करने का, वो फिर एआरसी के ऊपर आता है। फिर एआरसी राहुल से जो है रिकवर करेगा अपने प्रॉपर्टी को बेच के। तो यहाँ पे एआरसी का क्या फायदा है, अगर राहुल का सिक्योर्ड एसेट है, ठीक है, तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी तो उसने बैंक के पास मॉर्गेज रखी हुई है, तो एआरसी क्या करेगा, 100 करोड़ का जो है मॉर्गेज बेचेगा। लेकिन जब उसने खरीदा है बैंक से, वो तो 60 करोड़ में खरीदा है, तो उसका फायदा कितने का हुआ, 40 करोड़ का हो गया, है ना। वहीं पे बैंक के लिए क्या फायदा है कि बैंक को इतनी मगजमारी नहीं करनी, ठीक है। बैंक को लॉस हो गया, 40 करोड़ का लॉस हो गया, 100 करोड़ का लोन दिया था, 40 करोड़ का लॉस हो गया, लेकिन स्टिल बैंक को क्या है, उस लीगल प्रोसीडिंग्स में नहीं जाना पड़ा, वो वापस से अपना बिजनेस कर सकता है। इसलिए बैंक क्या करते हैं, वो एआरसीज को ये लोन्स बेच देते हैं। तो बैंक के पास क्या है, वो सेल कर सकता है अपने एनपीए टू द एआरसी एट अ डिस्काउंट, एआरसी देन अटेम्प्ट टू रिकवर एंड शेयर दी प्रोसीड्स। एंड इफ अगर ये सबसे भी बात नहीं मानी, मतलब अब एआरसी भी कौन से लोन को लेगा जहां से रिकवर हो सकता है। जैसे कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि यार एक इंसान है, उसके पास पैसे भी नहीं है, वो रीपेमेंट भी नहीं करना चाहता, वो जेन्युइन भी नहीं है, और ऊपर से उसने कोई सिक्योरिटी भी देके नहीं रखी है, कोई अच्छी सिक्योरिटी, है ना। तो उस केसेस में एआरसी तो खरीदेगी नहीं, है ना। वो तो उन्हीं एसेट्स को लेंगी ज़्यादातर जो सिक्योर्ड हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो अनसिक्योर्ड एसेट्स को नहीं लेंगी, वो अनसिक्योर्ड को भी ले सकती है। ऐसे लोन्स को भी एआरसी खरीद सकती है जो अनसिक्योर्ड है, और वो जो पार्टी को उन्होंने किया है, मतलब मान लो इन्फोसिस को बैंक ने लोन दिया है, तो एआरसी को पता है कि यार इन्फोसिस की जो है वो मार्केट इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा है, तो वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो इन केसेस में एआरसी उन एसेट्स को खरीद सकता है, लेकिन वो हमेशा ज़्यादातर किसी को करेगा, सिक्योर्ड को खरीदेगा, है ना। तो अगर इन सारे ही क्या बोलते हैं लेवल्स को पार करते हुए आगे बैंक को पता लग गया कि यार नहीं, ये जो लोन मैंने दिया है ये रिकवर नहीं होगा, तो वो क्या करता है, राइट ऑफ करता है। If the recovery fails after all the efforts, the bank may write off the loan from its book, but the recovery efforts still continue। मतलब कि वो राइट ऑफ कर देता है, मतलब मैंने बोला ना बैलेंस शीट में उसका जो है वो लोन दिखाता रहेगा, एनपीए का जो लोन है वो दिखाता रहेगा। तो वो क्या होता है, देखो बैलेंस शीट क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो उस बैलेंस शीट को देख के पेमेंट करते हैं। अगर किसी बैंक का एनपीए बढ़ता रहेगा, है ना, तो वो बैंक की इमेज के लिए खराब है, और उसमें कम से कम शेयर होल्डर जो होंगे वो इंटरेस्टेड होंगे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब बैंक को ये लगेगा यार रिकवरी में भी टाइम लग रहा है, मैंने सब एफर्ट डाल दिया, तो वो क्या राइट ऑफ कर देगा, मतलब बुक से हटा देगा, लेकिन रिकवरी जो है वो स्टिल कंटिन्यू रहेगा उसमें। ओके अब वापस से वही है, व्हाट इज सरफासी एक्ट। तो फुल फॉर्म क्या होता है सरफासी एक्ट का, यहाँ पे देख लेंगे। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ये अलाउ करता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिकवर द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स विदाउट गोइंग टू कोर्ट। बोरोवर्स गेट 90 days नोटिस टू रीपे द ड्यूज, मतलब 60 days का नोटिस जो है वो देना पड़ेगा बिफोर इनिशिएटिंग सरफासी एक्ट। मतलब अगर बैंक चाहता है कि यार मैं सरफासी लगा दूँ, मतलब मैं क्या बोलते हैं इसके एसेट को बेचने जा रहा हूँ, तो उससे पहले 60 days का नोटिस पीरियड किसको देना पड़ेगा, टू द इंडिविजुअल। फिर एआरसी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, एस्टैब्लिश अलाउड अंडर सरफासी एक्ट। फर्स्ट एआरसी जो सेटअप हुआ था 2002 में हुआ था। स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो बाय करते हैं एनपीएस को फ्रॉम द बैंक एट डिस्काउंट्स एंड टेक ओवर द जॉब रिकवरी द ड्यूज, मतलब वो जॉब को ले लेते हैं और फिर वो खुद रिकवर करते हैं। जैसे कि फेमस एक कंपनी है रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये भी क्या है कि एआरसी है, ठीक है। तो एआरसी का आइडिया किसको आया था,
तो डेट, ये क्वेश्चन है कि ARC बताने का आइडिया किसका आया था, तो ये आप रिसर्च करके बताइए। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, ये स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, ये सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवर कर सकते हैं जो भी डिफॉल्टिंग बोरोवर्स है अबव 20 लाख। मतलब आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में तभी जा सकते हैं अगर लोन की वैल्यू जो है वो 20 लाख से ऊपर है। जो भी 20 लाख के नीचे के लोन है वहां पे आप कोर्ट में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। अगर आपको कोर्ट में जाना है तो ठीक है, आप जा सकते हो, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, बट डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। अगर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में आपको जाना है तो आपको जो केस है वो 20 लाख से ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि 20 लाख के ऊपर के केसेस में ही जो है बैंक आपको ये ऑप्शन देता है कि आप जल्दी आइए और चीज़ों को फास्ट रिकवरी स्टार्ट करिए यहाँ पे आके। फिर ये रिपोर्ट देखिए कि ग्रॉस NPA जो था पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वो वन ऑफ द हाईएस्ट था इन मार्च 2018 की मैं बात करूं तो पीक पे था 14.58%, मतलब इतना ज़्यादा NPA था। फिर 2024 में ये आके 3.12% ही रह गया। ओके, अब इसमें क्या सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्ट हुआ है कि किस तरीके से बैंकों ने इसमें एड्रेस किया, तो NPA जो है वो कमा है, इतनी इंपॉर्टेंट। अब टर्निंग पॉइंट कम एट 2015, मतलब क्या हुआ था कि ये जो NPA केसेस है वो कम होने लगे। तो 2015 में व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनिशिएटेड एसेट क्वालिटी रिव्यू, मतलब AQR जैसे AQR जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आ गया था। तो इसके तहत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये चेक करता था कि जो भी लोन आप डिस्बर्स कर रहे हो क्या उसकी जो पॉलिसीज हैं वो ठीक है, मतलब वो पॉलिसीज का अंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसका जो था रिव्यू होता था। इसकी वजह से जो NPA के केसेस है वो कम होने लगे थे। सो ये एक्सरसाइज करती थी क्योंकि एड्रेस हिडन स्ट्रेस इन बैंक्स बाय मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंट रिकॉग्निशन ऑफ NPA, मतलब NPA को वो रिकॉग्नाइज कर पाए, जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई किसी का EMI 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया और स्टिल रिकॉग्नाइज नहीं किया और तीसरे महीने में आगे पता लग रहा है कि यार हाँ यार ये तो डिफॉल्टर है, मतलब इसने 3 EMI दी नहीं है। तो जैसे ही पहला EMI जाए, जैसे कि उस कस्टमर को बार बार बोला जाए कि यार आप रिपे करो, तो इसके वजह से ARQ जैसी चीज़ें लाई गई थी। सो टू एड्रेस दिस चैलेंजेस द गवर्नमेंट कॉम्प्रहेंसिव 4R स्ट्रेटेजी लेके आई थी कि जिससे आपका NPA जो है वो कम हो सकता है। तो सबसे पहला वही है कि रिकॉग्नाइज करो, मतलब जो भी केसेस NPA हो सकते हैं उसको पहले रिकॉग्नाइज करना है। पहले EMI जैसे ही बाउंस हुआ तो आपको कस्टमर को कॉल करना है, कस्टमर को बोलना है कि आप जो है EMI को पे कीजिए, समझिए कि वो पे क्यों नहीं कर पा रहा और रिलेटिव एक्शन जो आप लेना चाहते हैं इन फ्यूचर उसको पहले से तैयार करके रखिए। रिजोल्यूशन एंड रिकवरी कि किस तरीके से रिकवरी करोगे, लीगल फ्रेमवर्क्स पहले से बना के रखने हैं कि जो भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स उसने दिए हुए हैं अगर वो NPA हो रहा है, मतलब 90 डेज हो गया है, NPA होने वाला है या फिर वो डाउटफुल हो चुका है, तो उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना है। रिकैपिटलाइज करना है, मतलब PSB टू स्टैंडर्ड फाइनेंशियल पोजीशन एंड लेंडिंग कैपेसिटी को। रिकैपिटलाइजिंग का मतलब होता है कि आप जो लेंड कर रहे हो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है ना, मतलब अच्छे लोन देने। फिर रिफॉर्म्स, मतलब अपनी गवर्नेंस में, अपने ऑपरेशंस में, अपने पॉलिसीज में रिफॉर्म्स लेके आने हैं। ओके, तो यहीं तक था NPA का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग। व्हाट इज प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग? सो प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज ए इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी इनिशिएटिव बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंश्योर दैट द वनरेबल एंड अंडर डेवलप्ड सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी गेट एक्सेस टू टाइमली एंड अफोर्डेबल क्रेडिट। प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या होता है कि जितने भी हमारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो अंडर डेवलप है उनको भी जैसे कि लोन की सुविधा मिल सके, इसके लिए प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट लाएगा। देखिए बैंक्स का काम क्या होता है, बैंक्स का काम तो यही है कि वो प्रॉफिट के लिए काम करें, मतलब वो उनको ही डिस्बर्स करें जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा जो है इंटरेस्ट मिलने की गुंजाइश हो, मतलब वहाँ से इंटरेस्ट अच्छा मिल सके, वहाँ से जो इंडिविजुअल है, एंटिटी हो, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हो जिसकी वजह से बड़ा टिकट साइज हो लोन का और उनको इंटरेस्ट मिले, ठीक है, उनसे वो और बिजनेस करें। लेकिन अगर ऐसा गवर्नमेंट करने देगा, ओनली द बैंक्स विल फंड टू द लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, मतलब जो स्मॉलर सेगमेंट के कॉर्पोरेट है या जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको कौन देगा लोन्स? तो उसके लिए ही प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया कि सर्टेन पोर्शन ऑफ योर लोन, सर्टेन पोर्शन, मतलब अगर आप 100 करोड़ का धंधा करते हो साल में तो उसमें से सर्टेन पोर्शन 40%, 20% का जो धंधा है वो ऐसे सेगमेंट्स को देना पड़ेगा, ऐसे इंडिविजुअल्स को देना पड़ेगा, ऐसे उद्योगपति को देना पड़ेगा जो छोटे दुकानदार है, छोटे किराने स्टोर्स हैं या फिर छोटे फार्मर्स हैं, उनको देना पड़ेगा। ठीक है, यही है प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट। सो इट इज़ अ मैंडेटरी फॉर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक है जैसे कि ICICI, ये सभी कमर्शियल बैंक होते हैं, या रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक टू लेंड अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द फंड टू दिस सेक्टर्स। अभी सेक्टर्स कौन कौन से हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये इसका परसेंट कैसे होता है, मतलब कितना परसेंट आपको लेना है? तो PSL का एक टारगेट होता है कि कितना आपको डिसबर्स करना है, तो उसका ANBC निकाला जाता है। ANBC का मतलब होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, दिस इंक्लूड्स द थिंग। ये आपको इतनी जरूरी नहीं है कि ANBC को कैसे कैलकुलेट करता है, बस आपको समझना है कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो होता है उसका 40% लिया जाता है। जो भी ANBC होता है ना उसका 40% जो होता है वही आपका बैंक का क्या होता है, PSL
लिमिट होता है कि उतना जो अमाउंट है वो आपको सर्टेन स्कीम्स में जो है इन्वेस्ट करना है, सर्टेन इन्वेस्ट सेगमेंट्स को आपको देना है, मतलब फार्मर्स हो गए हैं, एमएसएमई के जो दुकानदार होते हैं उनको आपको पेमेंट करना है। नरसिम्हन कमेटी में 1991 में दिस कमेटी लीड द ग्राउंड वर्क फॉर पीएसएल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। मतलब नरसिम्हम कमेटी ने ही ये डिसाइड किया था कि पीएसएल जैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि बैंक का सिर्फ ये रोल नहीं होना चाहिए कि वो बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज है सिर्फ उसको ही लोन दें, वो जो छोटे लोन्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हो या फिर छोटे एमएसएमई वाले लोन्स हो, उसको भी दे। अब इसमें जो है अलग अलग टारगेट है, जैसे कि एग्रीकल्चर को वो जो है 40% बताया ना, 40% ऑफ एएनबीसी। अब एएनबीसी कैसे कैलकुलेट करना उसमें नहीं जाना, बट 40% ऑफ एएनबीसी क्या होता है, पीएसएल में लगना चाहिए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को कितना मिलना चाहिए, 18% मिलना चाहिए। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर तो 8% मिलना चाहिए। माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस तो 7.5% ऑफ एएनबीसी जो है वहाँ खर्चे होने चाहिए। ठीक है, और फिर एजुकेशन और वीकर सेक्शन में कोई भी वीकर सेक्शन में 10% का टारगेट है, जो भी SC ST वुमेन या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं ना, उनको भी जो है फंड करना है, उसमें भी 10% का टारगेट दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि पीएसएल सर्टिफिकेट, मतलब अगर कोई बैंक है, मान लो SBI है, ठीक है, और यहाँ पे HDFC, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो टारगेट है मतलब 40% और एएनबीसी मान लो इसका 60 करोड़ का करना है इसको, और इसको मान लो 50 करोड़ का करना है। तो SBI ने लेट्स सपोज 60 करोड़ का अपना पीएसएल का जो है उसने दे दिया, मतलब उसने सारा का सारा जो एक्सपोजर है उसको कंप्लीट कर दिया, लेकिन HDFC यहाँ पे बिल्कुल भी उस एक्सपोजर को नहीं कर पाया, मतलब 50 CR ही कर पाया, है ना। तो वहाँ पर क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला कि आप पीएसएल सर्टिफिकेट ले सकते हो। ठीक है, पीएसएल सर्टिफिकेट ले सकते हो कहाँ से, ई कुबेर सिस्टम नाबार्ड के द्वारा, मतलब नाबार्ड में एक प्लेटफॉर्म है ई कुबेर, वहाँ जाके आप पीएसएल सर्टिफिकेट ले सकते हो, ये बोल के कि यार हमारा जो टारगेट था वो 50 CR का था, लेकिन हम जो इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको 50 CR दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट में मुझे पीएसएल का सर्टिफिकेट दे दो, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है कि आपको ये हर साल करना ही पड़ेगा, है ना। जितना लोन डिस्बर्स कर रहे हो उसका 40% ऑफ एएनबीसी आपको क्या बोलते हैं, इन प्योरिटी सेक्टर के सेगमेंट जो वहाँ पे करने ही पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में समझाया था कि SBI ने तो कर दिया था, लेकिन HDFC ने नहीं किया था, तो HDFC को क्या करना पड़ेगा, नाबार्ड का जो वेबसाइट है ई कुबेर का, वहाँ जाके ये सर्टिफिकेट को ऑप्ट करना पड़ेगा एंड उस साल के पीएसएल टारगेट को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये पीएसएल सर्टिफिकेट का जो आइडिया था वो किसका था, वो रघु राम राजन का था। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर क्रिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ PSL SE इन इंडिया, मतलब PSL सर्टिफिकेट ये रघु राम राजन की कमेटी थी जिन्होंने ये आइडिया दिया था। ठीक है, तो बस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो क्या क्या समझा हमने, एनपीए के बारे में समझा और पीएसएल टारगेट्स के बारे में समझा, सरफासी के बारे में समझा, एआरसी के बारे में समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में समझेंगे और फर्दर और डिस्कस करेंगे। सो फ्रॉम माय साइड साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।